Hello everyone. In this video, we will talk about the chapter number 2 of 7th class, that is nutrition in animals. So far, in the previous videos, we have already talked about the buccal cavity. Then we have talked in the buccal cavity, we have talked about the teeth and the tongue and the salivary gland. Then we have talked about the esophagus, then pharynx and then stomach. कि जो खाना है वो सबसे पहले कहाँ होगा? माउथ में आएगा. माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? टिथ प्रेजेंट होगा और टंग प्रेजेंट होंगी. टिथ क्या करेंगे? जो खाना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा. टंग क्या करेगी कि उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करवाएगी. और टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं. टेस्ट बड क्या करते हैं? खाने का जो टेस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं. उसके बाद तीसरी चीज़ थी सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? यहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है और ये जो सलाइवा है ये खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसको वेट कर देता है. इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे एक एंजाइम में रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज. और ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करवा देता है. उसके बाद हमने पढ़ा था ईसोफेगस और फेरिंक्स के बारे में. तो ईसोफेगस का कॉमन नेम होता है फूड पाइप और जो फेरिंक्स है वो एक कॉमन रास्ता होता है फूड पाइप का और विंड पाइप का. मतलब उसी एक कॉमन रास्ते के थ्रू खाना भी आता है और उसके साथ साथ जो हम सांस लेते हैं वो भी ऑक्सीजन आती है. तो यहाँ पे जो कॉमन रास्ता है इसीलिए यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटस बोलते हैं, जो कि क्या करवाता है? जो खाना है उसको विंड पाइप में जाने से रोक लेता है और उसको ईसोफेगस के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है. इसीलिए कभी भी हम सांस नहीं ले सकते हैं जब हम खाने को स्वेलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम हो सकता है. और हमने फिर पढ़ा था पेरिस्टालिस मूवमेंट के बारे में. तो क्या होता है पेरिस्टालिस मूवमेंट? कि वो प्रोसीजर या वो मस्कुलर मूवमेंट जिसके अंदर जो ईसोफेगस है उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक बार एक्सपैंड होती हैं और उसी मूवमेंट के थ्रू जो खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है. फिर स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं. जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं उनका क्या, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला होता है HCl, दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है पेप्सिन. तो जो HCl है उसके दो काम होते हैं. सबसे पहला तो था कि वो जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देगा और उसके अलावा एक दूसरा काम था कि खाने को एसिडिक मीडियम के अंदर चेंज करवा देता है. दूसरा था म्यूकस. तो म्यूकस का काम क्या था? कि जो स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. वो किससे? HCl से उसको बचाता है. तीसरा था पेप्सिन. पेप्सिन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पेप्सिन सिर्फ तभी काम करता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिले. और ये करता क्या है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको उनके सिंपल फॉर्म मतलब कि पेप्टोन्स के अंदर चेंज करवा देता है. फिर हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें थी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करवा रही थी. ग्लैंड थे जिसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं. तो पहला कौन सा था? पेनक्रियाज और दूसरा कौन सा था? लिवर. तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं. अब हम पढ़ते हैं कि जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उस स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे खाना एब्जॉर्ब किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कि जो खाने का जो एब्जॉर्प्शन का जितना भी काम है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड कॉल्ड द विलाई. और ये जो माइक्रोविलाई होती है
इसकी जो इनर वाली वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके पास फिंगर के जैसे, मतलब अपने जो हाथों की जो फिंगर्स होती हैं उनके जैसे कुछ प्रोजेक्शंस या फिर फोल्ड देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। ईच वेलिस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। और ये जितने भी विलाइज हैं, अगर हम सभी की बात करें तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, विलाय बोल रहे हैं। और अगर सिर्फ एक ही फोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेलिस बोलेंगे। तो जो हर एक वेलिस है उसके पास एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, बिल्कुल उसके सरफेस के पास में। मतलब ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्डिंग से क्या बन रहे हैं, फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, उनको हमने क्या बोला है, विलाय बोला है। बहुत सारी हैं तो हम उसको बोल रहे हैं विलाय। अगर सिर्फ एक फोल्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेलिस बोलेंगे। तो ये जो हर एक वेलिस है इसके पास ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। These villi gives the inner wall of the small intestine a very large surface area for the absorption of digested food। और ये जो विलाई हैं ये क्या मदद करवाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब ये कि ऐसी इतनी सारी विलाइज प्रेजेंट हैं तो उनकी हेल्प से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या बढ़ जाएगा और उससे जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ईजीली हो पाएगा। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब the digested food material and passes them to the fine blood capillaries। और जो विलाई का जो सरफेस होगा वो क्या करेगा, जितना भी जो खाना जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ये जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी विलाई की वॉल्स के पास में वहाँ तक उनको ट्रांसफ़र करवा देगा। The absorbed food is carried to all the cells of the body by the blood। अब वो एब्जॉर्ब्ड खाना किसने ले लिया है, ब्लड कैपिलरीज ने ले लिया है, वहाँ तक पहुँच गए। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा और वो जो एब्जॉर्ब्ड खाना है वो अलग अलग सेल्स तक पहुँचेगा हमारे शरीर के, किसकी मदद से, ब्लड की मदद से। दिस फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और ये जो खाना पहुँचा है इससे क्या होगा, एनर्जी बनेगी और सेल के अंदर जितने भी जो काम हो रहे हैं सब के अंदर उसको मदद मिलेगी। मतलब इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास विलाय थी और वो विलाय क्या करेंगी, उनके पास ब्लड वेसल्स हैं, तो विलाइज ने क्या किया, खाना एब्जॉर्ब किया, वहाँ से वो खाना किसके पास पहुँचा, ब्लड कैपिलरीज के पास पहुँचा। ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है और वो ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और वो जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो अपने साथ में एब्जॉर्ब्ड खाने को लेके जा रहा है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक वो उस एब्जॉर्ब्ड खाने को पहुंचा देगा। और उस एब्जॉर्ब्ड खाने से क्या होगा, जो एनर्जी है सेल्स के पास में वो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विलाय का डायग्राम दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल, ये जितना भी जो फोल्डिंग्स दिख रही हैं नॉर्मल से ऊपर, ये क्या है, फिंगर के जैसी प्रोजेक्शंस हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, विलाय। हमने यही पढ़ा था स्टार्टिंग में कि बिल्कुल फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होंगी, तो ये क्या है, हमारी विलाय हैं। विलाय के अंदर ये सारी जो चीज़ें प्रेजेंट हैं ये क्या हैं, जो रेड और ग्रीन कलर, ब्लूइश कलर की जो हमको दिख रही हैं ये सारी कैपिलरीज हैं। और कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ये जो नीचे वाली हैं ये क्या हैं, मसल्स हैं। तो ये विलाई का डायग्राम है। तो मतलब क्या हुआ, विलाई के यहाँ बनने से जो एब्जॉर्प्शन होना था वो क्या हो गया, आसान हो गया, ज़्यादा अमाउंट का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है और वो बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट भी हो पाएगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन ऑफ फूड, कि अभी तक एब्जॉर्प्शन तो हो चुका है वहाँ से, अब क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होगा उसका अलग अलग हिस्सों तक। द ब्लड कैरीज
the absorbed food from the small intestine to different organs of the body, where it is used to build the complex substances such as protein required by the body for the growth and the repair of the body tissues. तो अब ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब्ड खाना लिया है उसने कहाँ से लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया है, उसको हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएगा और वहाँ फिर क्या होगा कि एब्जॉर्ब्ड खाने से जो एनर्जी है वो काम में आएगी अलग अलग चीज़ों के बनने के अंदर, कि मतलब सेल को जो जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से पूरी होगी, इस एब्जॉर्ब्ड खाने से जो एनर्जी निकलेगी उससे. Such as protein required by the body for the growth and the repair of body tissues. तो उससे जो एनर्जी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन थे, तो प्रोटीन क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, कि ग्रोथ करवाते हैं और उसके साथ साथ में रिपेयर का काम करवाते हैं. मतलब अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसको सही करवाने में काम में आते हैं. दिस फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ नोन एज एसिमिलेशन. और डाइजेशन की ये क्या है, फाइनल स्टेज है, आखिरी स्टेप है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. अब जब ये जो एब्जॉर्ब्ड खाना था ये कहाँ पहुँच चुका है, हमारे सेल्स तक पहुँच चुका है. सेल्स में पहुँचने के बाद इस खाने के साथ क्या होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में पहुँचा ये खाना, तो ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा. किसकी मदद से टूटेगा, ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा. तो मतलब और किस चीज़ के अंदर टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूटेगा, और उसके साथ साथ जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी. मतलब हुआ ये कि जब ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंच गया एसिमिलेशन के बाद में, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज है ये किसके अंदर टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर टूट जाएगा और वहाँ से एनर्जी भी रिलीज़ होगी. पर इसको टूटने के लिए किस चीज़ की मदद चाहिए, ऑक्सीजन की हेल्प की उसको ज़रूरत पड़ेगी. द अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स सच एज वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़. तो जो अमाइनो एसिड्स बने वो किस चीज़ के लिए काम में आएंगे, कोई भी नई चीज़ को बनाने के, या फिर अगर शरीर का कोई चीज़ खराब हुआ है उसको ठीक करने में. और ये अमाइनो एसिड किससे बनेंगे, प्रोटीन से बनते हैं. तो जैसे कि कोई सेल या टिश्यू खराब हो रही है या फिर उसकी कोई चीज़ खराब होने वाली है तो उसको रिपेयर करवाने का काम करेंगे अमाइनो एसिड्स. द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल act as the energy reservoir and are stored under the skin for future uses. अब अमाइनो एसिड्स का तो काम हो गया, ग्लूकोज भी टूट गया. अब तीसरी चीज़ कौन सी बची है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. तो इसका क्या होगा कि ये स्टोर रहेगी एनर्जी, जब भी कभी अगली बार यूज़ में आएगी तो ये काम में ले ली जाएगी. तो मतलब ये स्टोर रहेगी, जब भी किसी चीज़ को उसकी ज़रूरत होगी तो ये टूट जाएगी. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ digestion of undigested food. The food that remains undigested and unabsorbed passes from the small intestine into the large intestine. तो अब जो जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था वो कहाँ हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका है. इसके आगे अब मेन जो डाइजेशन वाला काम है वो नहीं होगा. अब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा कि जो अनएब्जॉर्ब्ड खाना है, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, मतलब वो चीज़ें जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है या अपने यूज़ में नहीं ले सकती है, वो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँचेंगी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेंगी. लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है, ज़्यादा चौड़ी है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज़ में छोटी है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और इसका नॉर्मल लेंथ कितना है, 1.5 मीटर.
द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ टू पार्ट, कॉलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के दो हिस्से होते हैं, पहला है कॉलन और दूसरा है रेक्टम। दोनों के फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं ये। द कॉलन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो कॉलन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किस किस चीज़ को, पानी को और कुछ सॉल्ट को, किससे, अनडाइजेस्टेड फूड से। मतलब यहाँ ये हो रहा है कि हमारा शरीर क्या सोच रहा है कि जितना डाइजेशन तो होना था वो हो चुका है, पर अब जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें बच गई हैं, अगर उससे भी अगर हमारा शरीर कुछ ले सकता है तो उसको लेने की पूरी कोशिश करेगा। तब और तो कुछ खास बचा नहीं है उस खाने में लेने के लिए, जो चीज़ें बची हैं वो क्या है, पानी है और कुछ सॉल्ट है, तो हमारा शरीर उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। तो ये जो खाना अनडाइजेस्टेड हो चुका है वो क्या हो जाएगा, पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद ड्राई हो जाएगा और सेमी सॉलिड हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज फीकस, और इसको हम क्या बोलते हैं, फीकस बोलते हैं। और ये जो फीकस है ये कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम के अंदर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है। द फीकस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और उसके बाद ये जब रेक्टम में स्टोर रहा है फीकस, फिर ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से। और यहाँ पे जो इजेक्शन, ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। इसके साथ ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। Some creatures live in the digestive system of other animals. For example, tapeworm lives in the human intestine. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैपवॉर्म, और ये जो हमारा डाइजेस्टिव जो हो रहा है पूरा चीज़ें उसके अंदर मदद भी करवाते हैं। तो एक बार हम लोग अब रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसके बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली दीवारें होती हैं उनके अंदर कुछ फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं या फोल्डिंग होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। हर विलाई के पास में क्या होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। विलाई करती क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। कैसे क्या क्या होगा प्रोसीजर, अब हम वो देखते हैं आगे का, कि जो विलाई है वो क्या करेगी, खाने को एब्जॉर्ब करेगी, वहाँ से चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, ब्लड के वेसल्स में पहुँचेंगी, और ब्लड के थ्रू चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक, या फिर हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं सब तक वो पहुँचेगी। और उसके बाद में वो जो खाना है वो किस चीज़ के लिए यूज़ में आ रहा है, अल्टीमेटली एनर्जी को गेन करने के लिए। अब जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ एसिमिलेशन। तो अब ब्लड क्या कर रहा है, जो एब्जॉर्ब्ड खाना है उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है हमारे शरीर के, और वहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ों को बिल्ड करने में, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स को बनाने के अंदर काम में आ रहा है। और वो किस चीज़ के लिए काम में आएंगे, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर वगैरह करने के काम में आ रहा है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे अब सेल के अंदर जब चीज़ें अलग अलग चीज़ों में काम आ रही हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या था। लास्ट में हमारे पास ग्लूकोज बचा था, देन हमारे पास अमाइनो एसिड्स थे, और तीसरी चीज़ कौन सी थी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किस किस चीज़ के अंदर टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और एनर्जी उसके साथ साथ रिलीज़ होगी। फिर ये तो थी ग्लूकोज की बात। अब दूसरा है अमाइनो एसिड।
अमाइनो एसिड किस चीज़ के लिए काम में आएंगे? बॉडी के अंदर कोई नई चीज़ बनाने में या फिर रिपेयर करने में काम में आएंगी। तीसरी चीज़ बची है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये कैसे काम में करेगी? यहाँ जो एनर्जी है वो स्टोर रहेगी और जब कभी भी अगली बार यूज़ में आने कभी भी सेल को ज़रूरत पड़ेगी तो इस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाएगा। अब जो आखिरी स्टेप है दैट इज़ इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है उसको हम हमारे शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो कहाँ पहुँच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज़ कितना है? 1.5 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके दो पार्ट्स हैं, पहला है कॉलन और दूसरा है रेक्टम। कॉलन क्या करता है? जो खाना, जितना भी जो पानी बचा है अनडाइजेस्टेड फूड में और जितने सॉल्ट बचे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से उस अनडाइजेस्टेड खाने से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो उससे क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो ड्राई हो जाएगा और सेमी सॉलिड हो जाएगा। तो इस टाइप के अनडाइजेस्टेड खाने को हम क्या बोलेंगे? फीसेस बोलेंगे हम। अब ये जो फीकस हैं ये कहाँ स्टोर रहेंगे? रेक्टम के अंदर स्टोर रहेंगे और फिर ये एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इजेशन।